Hello everybody, my name is Pulkit and I welcome you all to the Sports Prodigy by Pulkit Chaudhary. So this is clip 5 and today I will teach you about very interesting and important topic which is postures and common deformities. This topic is related to the chapter Children and Women in Sports. So in today's session I am going to teach you about the meaning of posture and few common postural deformities. So let's move on to the next slide which will give you a brief information about postures. So the term is posture. The root of the word posture is the Latin verb and that word is ponere which means to put or place. Posture is the position of your body when you are standing or sitting. It describes how your spine is aligned with your head, shoulder or hips, or we can simply define it as the way which we hold our body while standing, sitting or lying down. और कह सकते हैं कि आप खड़े होते समय, बैठते समय, वॉक करते समय खुद को किस तरह से कैरी करते हो। अभी मैं इन जनरल सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो कहा जाता है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी थाइज़ पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के, हमारी चिन पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के और जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी देखा जाए तो गुड पोस्चर रिफर्स टू हैविंग अ न्यूट्रल स्पाइन। हमारी जो स्पाइन का नॉर्मल शेप है वो थोड़ी एस शेप में होती है, वो एकदम न्यूट्रल जैसे बनी हुई है उसी तरह से रहे। वेर योर मसल ग्रुप्स, जो भी हमारा मसल ग्रुप है, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, तो वही हमारे हिसाब से बेस्ट पोस्चर होता है कि उसमें क्या होता है हमारा फटीग भी नहीं आएगा और अपना बैलेंस भी मेंटेन रहेगा और अपनी बॉडी को वो फ्लेक्सिबल भी रखेगा। तो हर किसी के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट पोस्चर जो है उसके कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। अभी नेक्स्ट आते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्चर। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया इनएक्टिव पोस्चर और दूसरा हो गया एक्टिव पोस्चर। सो इनएक्टिव पोस्चर डिस्क्राइब्स पोस्चर adopted during resting or sleeping and they are most suitable for the purpose when all the required essential muscular activities are reduced to a minimum. Like जब भी हम लेटे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी फंक्शन है वो एक तरह से मिनिमम पहुंच जाती है। सो वी कैन से इनएक्टिव पोस्चर इज़ नथिंग बट वी आर कैरिंग व्हेन वी आर लाइंग डाउन और डूइंग नथिंग, जहाँ पे हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिड्यूस होके मिनिमम तक पहुँच चुकी हैं। यही मैं अगर एक्टिव पोस्चर की बात करूँ तो द इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिव पोस्चर्स, कि अलग अलग मसल्स और अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ योर बॉडी नीड्स टू बी वर्कड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसी को हमने आगे डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, पहला है स्टैटिक पोस्चर और दूसरा है डायनेमिक पोस्चर। सो द बॉडी एंड इट्स सेगमेंट्स आर अलाइन्ड एंड मेंटेन्ड इन सर्टेन पोजीशन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, नीलिंग। अभी क्या है कि हम एक्टिवली तो कर रहे हैं, कॉन्शियसली तो कर रहे हैं इस पोस्चर को मेंटेन, पर एक ही अलाइनमेंट में, तो वो हो गए स्टैटिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर्स क्या हो गए कि कॉन्शियसली कर रहे हैं पर ये जो है इसमें बॉडी और अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उसमें मूव कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सारे डायनेमिक मूवमेंट्स हैं। तो उसमें क्या है हमारा जो अलाइनमेंट है बॉडी का, अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ बेड पोस्चर। पुअर पोस्चर कैन बी बैड फॉर योर हेल्थ. Maintaining a posture that puts stress on a joint, such as prolonged slouching, can lead to increased pressure on the spine, making it more prone to the injury and degeneration. Like you have seen कि काफ़ी लोग एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज वाले क्या होते हैं, कंप्यूटर के सामने चेयर पर पूरे दिन एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में। उसकी वजह से क्या होता है, स्पाइन पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, साथ ही साथ जिसकी वजह से अपनी नेक पेन, शोल्डर पेन और बैक पेन भी होने लगते हैं। और जब इतनी ज़्यादा मसल स्टिफनेस हो जाती है तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कम हो जाएगी तो साथ में जॉइंट मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। अफेक्ट बैलेंस एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फॉलिंग, मेकिंग इट हार्डर टू डाइजेस्ट फूड, इंड्यूस ब्रीथिंग डिसऑर्डर। अभी सिर्फ मसल स्टिफनेस ही नहीं होती है कि साथ साथ में लंग कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है कि ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। अभी ओवर टाइम कि इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस लाइक काइफोसिस, स्कोलियोसिस हो गई, जो अपनी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हैं। अभी क्या होता है, साथ ही साथ अगर कॉमनली देखा जाए तो यू हैव सीन के किसी का पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया,
उसका वेट इतना ज़्यादा है, वेट की वजह से पोस्चर ख़राब हो गया, या सेटिंग पूरे पूरे दिन की बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी वजह से उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और वो साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो उसका मूड स्विंग्स भी बहुत ख़राब होते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता है उसका पूरे पूरे दिन, जो उसका आगे चल के डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डालता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। अभी देखा जाए तो इस चैप्टर में, इस सेशन में आई विल बी कवरिंग नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स एंड बॉल लेग्स। बाकी काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस के लिए, जो कि हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटीज़, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉक नीज। Knock knees. Knock knees, also known as genu valgum. It is a postural deformity in which the legs are curved inward. क्या है कि मैंने एक फ़ोटो अटैच की हुई है जिसमें एक पर्सन खड़ा है, उसकी लेग्स अंदर की तरफ कर्व आ चुका है, एंकल्स के बीच गैप है थोड़ा सा, पर जहाँ पे नीज जो है अपनी नॉक कर रही हैं आपस में। एज अ रिजल्ट बोथ नीज टच एंड नॉक अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, वी कैन सी इन अ पिक्चर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर, बट देर इज़ अ गैप ऑफ 3 to 4 इंचज़ बिटवीन द एंकल्स। गैप जो होता है एंकल के बीच में, देख माना जाता है कि 3 to 4 इंचज़ का हो जाता है। पर नॉर्मली अगर कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है आपके सामने और उसके जो एंकल्स हैं वो थोड़े अलग अलग हैं, पर साथ में उसी टाइम पे नीज़ अपनी नॉक कर रही हैं आपस में, तो उसे नॉक नी कंसिडर किया जाएगा। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वाइल वॉकिंग एंड रनिंग। जो सबसे पहले नोटिस किया जाता है, ये किस स्टेज में किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ये नेचुरली करेक्ट हो जाता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है 7 से 8 साल का। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ नॉक नीज, पहला आता है रिकेट्स। रिकेट्स इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी फॉस्फेट, के कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी कमी की वजह से बोन्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं बेंड होने की। इस कंडीशन की वजह से जेनु वेलगम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन बॉल एक्स का भी एक कारण होता है रिकेट्स। अभी नेक्स्ट होती है हमारी चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी में अगर मैं बात करूँ तो ये कंट्रीब्यूट करता है नॉकनीज होने के लिए। जो हमारा वेट होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे लोअर लिम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और यही एक्स्ट्रा प्रेशर लीड करता है हमारे नॉर्मल अलाइनमेंट को बिगाड़ने में। तो नेक्स्ट हम आते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ मस्कुलर और लिगामेंट वीकनिंग। लिगामेंट को हम जान लेते हैं क्या होता है। लिगामेंट एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में जो बोन को बोन से अटैच करके रखता है। अभी लिगामेंट वीकनिंग कंडीशन को हम लेक्सिटी भी बोलते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ नॉक नीज। लिगामेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस स्टेबलाइज करने में नीज को, और मेंटेनिंग पावर ऑफ अलाइनमेंट, कि जो भी हमारी नी का अलाइनमेंट है उसे, और जितनी भी हमारी नी है उसे स्टेबलाइज करके रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। अभी क्या होता है कि अगर लिगामेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही इंजरी हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा लिगामेंट टीयर होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप ओवर यूज़ कर रहे हो, इंजरी को वो हील नहीं होने दे रहे हो उस पार्ट को, तो ओवर यूज़ की वजह से ये नॉकनीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे इसके प्रिकॉशन के लिए लिगामेंट जब भी वीक होता है को अलग अलग तरह के सपोर्टर्स आते हैं, वो यूज़ करके हम प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशन रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नी इंजरीज एंड फ्रैक्चर। नी इंजरीज एंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्चर हुआ आपकी बॉडी में, वो ट्रीट अच्छे से नहीं किया गया, या आपने हीलिंग से पहले ही एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो हमारा जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है बोन्स का वो ख़राब होने लगता है। अभी मिस अलाइनमेंट की वजह से ये कंडीशन जैसे जेनु वेलगम हो गई, नॉकनीज हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा इनएडिक्वेट बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट सही से नहीं लेते हम लोग, तो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनकी वजह से जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बोन ग्रोथ में, बोन डेवलपमेंट में, तो बोन वीक रह जाती है, जिसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट हमारा बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी मेंटेन कर नहीं पाती है बोन, तो नॉकनीज जैसी कंडीशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जिसे हम पेस प्लानस नाम से भी जानते हैं, इट कैन कंट्रीब्यूट टू नॉकनीज बिकॉज दे अल्टर दी बायोमैकेनिक्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अभी क्या होता है कि जिसे भी फ्लैट फुट होता है उसका लेग्स का अलाइनमेंट भी अफेक्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नीज़ पर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और जो नीज़ हैं अंदर की तरफ रोटेट कर जाती हैं, तो फ्लैट फुट भी एक कारण हो सकता है नॉकनीज का। अभी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉकनीज। करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉकनीज, तो पहला आता है हमारा हॉर्स राइडिंग।
Horse riding can actually be beneficial for our knock knees because it helps to strengthen the muscle group around the knees and thighs, जिसकी वजह से अपना जो अलाइनमेंट है वो भी इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट है कीपिंग द प्लो बिटवीन द लेग्स और नीज एंड स्टैंड स्ट्रेट. यू कैन यूज़ योर प्लो वाइल लाइंग डाउन ऑल्सो. इस तरह से परफॉर्मिंग पद्मासना एंड गोमुखासना रेगुलरली फॉर सम टाइम इज़ अ गुड ऑप्शन. ये पद्मासना हो गया और ये गोमुखासना, ये कुछ तरह के आसन हैं जो हमारे नोक नीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ओवरवेट पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन द मस्कुलर as well as the skeletal structure of the body, which may result in a postural deviation. So weight management becomes important. सभी को पता है कि अगर ज़्यादा वेट होता है, एक्सेस अगर वेट होता है बॉडी पे, तो उसकी वजह से क्या हो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर भी वेट ज़्यादा आता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और हमारे जो लोअर लिम्स हैं जो कि सारा वेट हमारी झेल रहे होते हैं उन पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है. तो वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है नोक नीज के इम्प्रूवमेंट करने में. अगर आप वेट रिड्यूस करोगे तो डेफिनेटली पोस्चर में भी प्रेशर कम पड़ेगा ओवरऑल लोअर लिम्स में, जिसकी वजह से नोक नीज इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही करेक्टिव मेजर्स को यूज़ कर रहे हो अपनी नोक नीज के इम्प्रूवमेंट के लिए. आप मल्टीपल टाइप ऑफ करेक्टिव मेजर्स को यूज़ कर सकते हो. पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी करेक्टिव मेजर को यूज़ करने से पहले यू शुड कंसल्ट विद योर फिजिकल थेरेपिस्ट, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी नोक नीज की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है. तो उसके हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो तो आपका फिजिकल थेरेपिस्ट आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे. तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट फुट. तो फ्लैट फुट को हम जानते हैं पेस प्लेनस नाम से भी या फॉलन आर्चेस से. It is a condition that may be diagnosed by looking at the arch of the foot और by taking the water print test. अभी मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो अटैच की हुई है जिसमें कि एक फुट है, उसका हमने वाटर प्रिंट्स लिए हैं, एक ये और एक ये. अभी नॉर्मल आर्च जो है, नॉर्मल जो फुट है उसमें क्या है, आर्च आ रही है, ठीक है. अभी फ्लैट फुट में क्या है कि जो आर्च है बिल्कुल गायब सी है या स्ट्रेट सी है. तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल फुट में तो कर्व आ रहा होता है और फ्लैट फुट में या तो कर्व बहुत कम आ रहा होता है या एकदम फ्लैट सा होता है, जिसकी वजह से चलने वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं. एज द नेम सजेस्ट एट द फुट पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिफॉर्मिटी हैव ईदर नो आर्च इन देयर फीट और वन दैट इज़ वेरी लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटायर सोल ऑफ द फीट टू टच द फ्लोर इन द स्टैंडिंग पोजीशन. कि पूरा जब खड़े होते हैं वो लोग तो उनका जो पूरा पैर का सोल है वो पूरा टच होता है फ्लोर. ऑल द न्यू बॉर्न बेबीज हैव फ्लैट फीट एट द टाइम ऑफ बर्थ. जो आर्च टिपिकली फॉर्म होता है बाय द एज ऑफ 6. और ये भी देखा जाता है कि आउट ऑफ 10 2 चिल्ड्रन स्टिल हैव फ्लैट फीट एज एन एडल्ट. नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ फ्लैट. तो पहला आता है हमारा फुट इंजरी और एनी ट्रॉमा. अगर कभी भी कोई फुट इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा टेंडन जो है डैमेज हो जाता है तो हमारा जो है फ्लैट फीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मसल एंड लिगामेंट वीकनिंग. अब मसल एंड लिगामेंट जो है वो तो सपोर्ट करते हैं हमारी फुट की आर्च को. अगर इनमें कभी भी वीकनेस आ जाती है तो दे कैन कॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फीट. एज बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है कि टेंडन एंड लिगामेंट इन देयर फीट में वीकन. ठीक है, वही बात हुई थी कि टेंडन लिगामेंट कभी भी वीक होगा तो आर्चेस भी फॉर्म होने के चांसेस हो जाते हैं. ओबेसिटी. अभी ओबेसिटी का क्या सीन है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है लोअर लिम्स में तुम्हारे, जिसकी वजह से एक्सेस वेट कैन पुट एडिशनल स्ट्रेस ऑन द फुट कॉजेज द आर्चेस टू फ्लैटन, जिसकी वजह से हमारा पैर का जो आर्च है वो और भी ज़्यादा फ्लैट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सर्टेन मेडिकल कंडीशंस सच एज आर्थराइटिस, डायबिटीज़ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लैट फीट. इम्प्रॉपर फुटवेयर. Wearing shoes with poor arch support and shoes that do not fit properly can contribute to the development of flat feet. Overuse और excessive standing. अभी हम काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में अगर खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो लोअर लिम्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वे में स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है डेवलपिंग ऑफ फ्लैट फीट. नेक्स्ट आते हैं हम करेक्टिव मेजर्स ऑफ फ्लैट फुट के क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम फ्लैट फुट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहला आता है हमारा ताड़ासना. वॉकिंग ऑन सैंड, रेगुलर रनिंग, गुड क्वालिटी शूज़ जिसमें हमें आर्च अच्छा मिले, मतलब आर्च सपोर्ट अच्छा मिले, प्रेशर ओवर फुट, राइडिंग विद फुट, रोप स्किपिंग हो गई. जितनी भी जंपिंग एक्सरसाइज है मोस्टली हेल्पफुल होती हैं हमारे फ्लैट फुट को इम्प्रूव करने में. सिट डाउन, होल्ड वेट ऑफ पेपर्स बाय टोज, जंपिंग ऑन रेगुलर वेज,
on jumping on toes regularly, performing up and downs the heels regularly। तो ये कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं जो हमारे इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लैट फुट को। अभी सिर्फ एक ही करेक्टिव मेजर्स को यूज़ करके हम ज़्यादा चेंजेस नहीं देख सकते, तो वी कैन गो फॉर मल्टीपल करेक्टिव मेजर्स, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट है हमारा राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिफॉर्मिटी है वो किस एरिया में है, शोल्डर लेवल में। राउंड शोल्डर्स इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच शोल्डर्स आर बेंट फॉरवर्ड फ्रॉम द आइडल अलाइनमेंट, thereby गिविंग अ नैरो कर्व टू द अपर बैक। क्या होता है इसमें कि जो भी हमारे शोल्डर्स होते हैं वो आइडली अलाइनमेंट जो होता है हमारा, उसके कंपेरिजन में आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साथ में हमारा हेड जो है वो भी आगे की तरफ फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाता है, जिसमें कि देखने में ऐसा लगता है कि जो आदमी है उसकी हाइट भी कम हो गई है। इट लीड्स टू अ पोस्चरल डिविएशन सच एज हाइपरकाइफोसिस और हंचबैक एंड एंटीरियर हेड कैरेज or forward head posture. Over time, these postural deformities or postural conditions can progress and lead to other conditions such as chronic neck pain. Obvious सी बात है, जो नॉर्मल अलाइनमेंट से ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो नेक पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है, thoracic आउटलेट syndrome and lack of shoulder mobility. Causes of round shoulders. So what are the potential causes that can lead to you round shoulders? पहला आ जाता है हमारा पुअर पोस्चर। किसी भी डिफॉर्मिटी होने के कारण एक पुअर पोस्चर हो ही सकता है, जैसे कि एक स्लाउस्ड पोस्चर होता है जिसमें कि आप सोफे पे बैठे रहते हो, पूरे पूरे दिन फ़ोन या कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जिसमें कि आपके जो है शोल्डर्स आगे की तरफ शिफ्ट हैं, तो ये आगे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट कर सकता है राउंड शोल्डर्स में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मसल इम्बैलेंसेज इन स्कैपुलर शोल्डर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है कि जैसे मसल्स जो होती हैं जो हमारी रिट्रैक्ट और डिप्रेस करने में हेल्प करती हैं स्कैपुला एंड शोल्डर में, और जो मसल हमारी पीछे प्रोट्रैक्ट एंड एलिवेट करने में हेल्प करती है हमारे स्कैपुला में, अगर वो इनमें से कोई भी एक बहुत ज़्यादा एक्टिव है और दूसरी जो है दूसरा मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, मतलब एक इनहेबिटेड है और एक ओवर एक्टिव है, तो ये लीड कर सकता है हमारा राउंड शोल्डर में। तो इसके लिए कभी भी हम सिर्फ बैक की ट्रेन ना करके अपनी चेस्ट की मसल्स को भी इक्वली ट्रेन करना होता है, ताकि मसल इम्बैलेंसेस ना हो और हमारे राउंड शोल्डर्स ना बने। नेक्स्ट आता है हमारा लो बॉडी अवेयरनेस। क्या होता है कि अगर हम डेली रिपीटेडली वे में पुअर पोस्चर मेंटेन करके बैठते हैं तो एक टाइम आता है कि हमारा जो पोस्चर है ख़राब होने लगता है। अनटिल वी एक्नॉलेज दैट पोस्चर, बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बहुत हार्ड होता है वो पोस्चर को इम्प्रूव आता है हमारा बेंडिंग ओवर रिपीटेडली और कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट। वेन एवर वी कैरी हैवी ऑब्जेक्ट एंड बेंड फॉरवर्ड, तो उसमें क्या होता है हमारे जो शोल्डर और बैक में मसल्स होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर ओवर टाइम सेम रिपीटेडली पोस्चर हम मेंटेन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे रिजल्ट क्या बनता है कि राउंड शोल्डर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शोल्डर की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट एंड ओवर एक्टिव हो जाती हैं और अपर बैक की बहुत ज़्यादा वीक एंड स्ट्रेच हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा करेक्टिव मेजर्स ऑफ राउंड शोल्डर्स। ऐसी क्या टेक्निक्स हैं, ऐसी क्या एक्सरसाइजेज हैं जिसे करके हम अपने राउंड शोल्डर्स को बेटर कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है अपना डोरवे स्ट्रेच। ये रही इसकी पिक्चर। हाथों को ऐसे रख के डोर्स पे आगे खुद को आगे स्ट्रेच करना है, आगे पुश करना है। नेक्स्ट है हमारा वॉल स्लाइड्स। वॉल्स पे ऐसे खुद की बॉडी को अटैच करके पूरा हाथों को स्प्रेड करके और ऊपर और नीचे मूवमेंट करना है। थर्ड आता है हमारा बैंड पुल अपार्ट्स। एक रेजिस्टेंस बैंड लेके जो स्ट्रेचेबल हो उसे लेके बैंड को पुल अपार्ट करना है, अलग अलग डायरेक्शन में खींचना है। अभी क्या है, सिर्फ यही टेक्निक्स नहीं है, बाकी काफ़ी सारी एड्स हो सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स लगाना, वो हमारे हेल्प करता है राउंड शोल्डर्स को ठीक करने में। जिसमें भी कोई भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो जिसमें कि हम सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज ना करके बैक को भी ध्यान में रखते हुए जो मसल्स हैं बैलेंस रखें दोनों की स्ट्रेंथ को, तो हमारा राउंड शोल्डर्स बेटर हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा बोलेक्स। बोलेक्स ऑल्सो नोन एज जेनुवेरम। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ नीचे। एक ये नॉर्मल अलाइनमेंट फॉलो कर रही है बॉडी। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल अलाइनमेंट से बाहर की तरफ पहुँच रही हैं लेग्स, मतलब जो सेंटर अलाइनमेंट है उससे बाहर की तरफ लेग्स जा रही हैं, मतलब नी जो हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं और वहीं पर एंकल्स बहुत ज़्यादा पास हैं। और इस पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर एंकल में डिस्टेंस है आपस में और नीज जो हैं आपस में नॉक कर रही हैं। तो ये हो गई बोलेक्स, जिसमें कि एंकल तो पास है लेकिन नीज बहुत दूर हैं, गैप है इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, और यहीं पे एंकल्स के बीच में गैप है, नीज आपस में नॉक कर रही हैं।
सो इट्स अ पोजिशन ऑफ नीज इन विच लेग्स लुक्स लाइक अ बो। नाम से ही कनेक्ट कर सकते हैं कि लेग्स की जो शेप हो रही है बो की तरह हो रही है। when the leg curve outward at the knees while the feet and ankle touches, कि एंकल और फीट तो टच कर रहे हैं आपस में, पर जो नीज हैं वो आपस खुद से बहुत दूर हैं। जो एज होती है इन्फेंट एंड टोडलर्स की, ज़्यादातर उन लोगों में बोलेक्स देखी जाती है। द कंडीशन डज नॉट कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड इज रेयरली सीरियस। इट डज नॉट अफेक्ट रनिंग, स्टैंडिंग एंड crawling. Bolex is a condition that usually goes away without treatment often by the time our children is 3 to 4 year old. कि जब बच्चा पैदा होता है या इन्फेंट होता है तो उस एज में तो उन लोगों के ज़्यादातर केसेस में होती हैं, पर ये 3 to 4 ईयर्स का जैसे ही बच्चा हो जाता है तो ये चीज़ खुद, ये कंडीशन खुद ही क्योर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ बोलेक्स। किन रीजंस की वजह से बोलेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला आता है हमारा ब्लॉन्ड डिसीज़। इसमें क्या होता है, एक जो बच्चा होता है उसकी जो शिन डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मली वे में होता है, उतने ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो नीज़ के नीचे का पार्ट है उसमें कर्व आ जाता है। और जब भी बच्चा स्टार्ट करता है वॉक करना या चलना तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो उसकी वजह से बोलेक्स भी फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ को हम टिबिया वेरा भी बोलते हैं, ब्लॉन्ड डिसीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारा रिकेट्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की या बाकी मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बोन डेवलपमेंट के उसमें, तो उसकी वजह से बोन इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, तो हमारी बोन जो है सॉफ्ट रह जाती है, वीक रह जाती है और हमारी जो बोलेक्स होने के फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेजेट्स डिसीज़। इसमें क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है ये जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है हमारे बोन्स को, कि दोबारा बोन रिबिल्ड करने में दिक्कत होती है। तो दे डोंट रिबिल्ड एज स्ट्रॉन्गली एज दे शुड। अगर कभी भी दिक्कत होती है तो हमारी बोन उस तरह से उस स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिबिल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह फ्यूचर में बोलेक्स फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है हमारा बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर हुआ और आपने उस चीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया उन दिनों, आपने एक्टिविटी पहले ही स्टार्ट कर दी जब तक आपकी वो चीज़ हील हुई, तो तब ये रीज़न बन जाता है बोलेक्स फॉर्मेशन का भी। फिर आता है हमारा लास्ट करेक्टिव मेजर्स ऑफ बोलेक्स, कि ऐसे क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करें जिसकी वजह से हमारी बोलेक्स इंप्रूव हो पाए। पहला आता है हमारा यूज़ ऑफ करेक्ट मेथड ऑफ वॉकिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, कि अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन रखें, कि बहुत कॉन्शियसली वॉक करें और अच्छे शूज़ वगैरह पहने बहुत ध्यान से। कभी भी फ्रैक्चर हो रहा है तो उस चीज़ को हील होने में टाइम दें और फिर एक्टिविटी स्टार्ट करें। आता है हमारा डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स विच गिव्स स्ट्रेन एंड ऑन द लेग्स, कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी बोन फॉर्मेशन हो रही होती है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है बोन्स में, तब उन बच्चों को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए खड़े होने से मना करें। थर्ड आता है हमारा टीच द चाइल्ड टू स्टैंड इन करेक्ट पोजीशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी पोस्चर अगर हमें मेंटेन करना है तो बहुत कॉन्शियसली ध्यान से कि वो अलाइनमेंट प्रॉपर हो, आप कंफर्ट पोजीशन में बैठे हो, ताकि किसी उस वजह से वो कारण ना बने किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी का। यही बोलेक्स की डिफॉर्मिटी से बचने के लिए भी अच्छे से खड़ा होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लिप आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज़, and thanks for watching me till the end. Take care of yours and keep learning. Jai Hind, Jai Bharat.